जय हिंद साथियों, मैं केशव कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं द एनएसएस हैबिटेशन के इस अनोखे साक्षात्कार सीरीज इन अ कन्वर्सेशन विद अनकन्वेंशनल में एनएसएस अवॉर्डी कुमारी मेहरान जाफरी एवं मानसी तीर्थानी के सफल साक्षात्कार के बाद आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना को सही मायनों में एक जीवन शैली की तरह जीने का अनुकरणीय उदाहरण है। मैं स्वागत करता हूं वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेविका श्रीमती दुर्गा मिश्रा दीदी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय। सर्वप्रथम हमारे दर्शक आपका परिचय आप ही के शब्दों में जानना चाहेंगे। मूल रूप से तो मैं हमेशा एक वॉलेंटियर ही कहलाना पसंद करूंगी और अभी यदि सामाजिक रूप से देखा जाए तो मैं श्रीमती दुर्गा मिश्रा एक शिक्षिका हूँ, समाज सेवा के लिए थोड़ा कार्य कर रही हूँ और उसके साथ ही अपनी एक छोटी सी संगीत अकादमी चलाती हूँ पुराने भोपाल क्षेत्र में। धन्यवाद। पढ़ाई पूर्ण होने के बाद अधिकांश विद्यार्थी का संपर्क राष्ट्रीय सेवा योजना से प्रत्यक्ष रूप से कम हो जाता है, परंतु क्या कारण है कि आप आज भी राष्ट्रीय सेवा योजना से पूर्ण सक्रियता से जुड़ी हुई हैं? दरअसल यदि सिर्फ एक इस प्रश्न की बात की जाए तो मैं सबसे पहले याद करना चाहूँगी मेरा जो विश्वविद्यालय स्तर शिविर था खेड़ी सांगीगढ़ बैतूल में, तब वो हमारे लिए एनएसएस का पहला बड़ा शिविर था। उसके पहले हमने इकाई स्तर के शिविर किए थे। तो जब हम उस शिविर में गए तो सबसे पहला एक नाम जो सबकी साइड से एक सुनाई पड़ रहा था कि आदरणीय श्री राहुल सिंह परिहार जी आइए और आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे एनएसएस क्या है कैसा है। तो हम लोग बड़े तीव्रता से उस कैंप में ये इच्छा कर रहे थे कि कैसे हमारा कैंप शेड्यूल में आया और वो कब सबसे पहले राहुल सर से मिलेंगे। तो जब हमारा पहली दफे राहुल सर से मिलना हुआ तो राहुल सर ने हमें उनकी पूरी जो जर्नी है एनएसएस वहां से लेकर राजपथ तक का और इवन उसके बाद जो उन्होंने इंटरनेशनल टूर भी किया एनएसएस के थ्रू, उसमें लेकिन जो सबसे खास चीज उन्होंने बताई राजपथ का जो विवरण था। जब हम उनको सुन रहे थे, मैं आज तुमसे भी बात कर रही हूँ तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब उन्होंने हमें बताया कि राजपथ पर चलना एक ऐसा सपना होता है कि चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय शिविरों में भी सहभागिता करें आए, लेकिन राजपथ पर चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण या रोमांचक एनएसएस की लाइफ में कुछ भी नहीं था उनके लिए। तो जब उनके मुझसे ये सुना और फिर धीरे धीरे उस शिविर में 10 दिन के शिविर पहले होते थे, तो उस शिविर में जब उनकी कार्यशैली देखी तो वो पहला प्रभाव था एनएसएस का मेरे ऊपर। मतलब तब तक मैं राष्ट्रीय सेवा योजना इन 3 शब्दों के अलावा यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानी थी जिससे मैं प्रभावित हुई एनएसएस के माध्यम से, तो वो राहुल सर थे। और उन्हीं का ये सपना कह लीजिए अपने वॉलंटियर से जो नए स्वयंसेवक जुड़ते हैं कि एनएसएस को आगे लेकर जाए, एनएसएस को एक अच्छा मुकाम दे पूरे उस और एनएसएस के माध्यम से अपना मुकाम भी बनाए। तो फिर धीरे धीरे चलते चले गए, कैंप करते चले गए और फिर ऐसा कभी लगा ही नहीं कि राष्ट्रीय सेवा योजना और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी अलग है। तो इस तरह से अभी तक राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए। बिल्कुल, आपने राहुल सिंह परिहार सर का जिक्र किया और आपने बताया कि वो किस तरीके से आपके एक तरीके से प्रेरणा स्रोत हैं और मार्गदर्शक हैं और वो आज भी निरंतर स्वयंसेवकों को एक सफल नेतृत्वकर्ता बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आपके दृष्टिकोण से 20 वर्ष पहले के और वर्तमान के इकाई शिविरों में, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय शिविरों में स्वयंसेवक के स्वभाव में या एक पंक्ति में कहूँ तो राशियों की पूरी कार्यशैली में क्या परिवर्तन आया है? देखिए, इसके लिए तो सीधी सी बात ये है कि परिवर्तन संसार का बहुत बड़ा नियम है और मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि पहला परिवर्तन तो वही है, पहले 10 दिवसीय शिविर लगते थे, अब 7 दिवसीय शिविर हो गए हैं। तो वो 3 दिन स्वयंसेवकों को कम मिलते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना को समझने के लिए, जो हम लोगों को ज्यादा मिलते थे। दूसरी चीज ये कि हर समय का हर पहलू होता है जिसे हर व्यक्ति को समझना पड़ता है। कार्यशैली में या राष्ट्रीय सेवा योजना की जीवन शैली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्योंकि पीढ़ियों का एक फर्क आ गया है, आज के जो स्वयंसेवक हैं, आज की जो जनरेशन में थोड़ी सी फास्ट है, शिविरों को भी उनके हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है। हमारे समय में जब हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो हमने बहुत सड़कें बनाई है, हमने बोरी बंधान किया है, हमने बहुत मतलब ऐसे ऐसे काम किए जो कभी राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक ही कर सकता है। घर में भी शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हमारा बच्चा शिविरों में जाके ही काम कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा वर्चुअल वर्ल्ड हो गया है, डिजिटल सब कुछ हो गया है,
तो राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोजेक्ट वर्क में भी बहुत चेंज आया है और ये अच्छी बात है। स्वयंसेवकों में ये जो परिवर्तन है ये अच्छी चीज़ है और मैं ये मानती हूँ कि कैंप होता है, कैंप पहले भी कैंप भी था, कैंप आज भी कैंप है और जिन स्वयंसेवकों को सीखना होता है, आगे बढ़ना होता है, निकलना होता है, वो आज भी उतना ही लगन से और उतनी मेहनत से सीखते हैं जितना हमारे समय। बिल्कुल, आपने अपनी प्रतिभा और काबिलियत के बलबूते चयनित होकर 8 राष्ट्रीय शिविरों में सहभागिता की है। आपको कैसी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा इन राष्ट्रीय शिविरों तक पहुंचने में और वर्तमान की चयन प्रक्रिया में क्या बदलाव है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि पहले थोड़ा सा जो चयन प्रक्रिया होती थी वो जिसे अपन कह सकते हैं थोड़ी सी क्लिष्ट होती थी, कठिन होती थी, क्योंकि आपको कंपटीशन बहुत नहीं मिलता था, लेकिन आपको अपने आप को उस राष्ट्रीय शिविर है या जिला स्तरीय शिविर है या विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर है या राज्य स्तरीय शिविर है, आपको अपने आप को साबित करने के लिए बहुत समय लगता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हमारा विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर के लिए चयन हो रहा था, उस समय भी हम लोग बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में जाकर हम लोगों ने सांस्कृतिक गतिविधियों की ऐसी तैयारी की थी जैसे कि आज के बच्चे आरडी कैंप के लिए करते हैं। तो चयन प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन थी और स्वाभाविक रूप से स्वयंसेवक बहुत तैयारी करके आता था और सबसे अच्छी बात ये होती थी पहले की चयन प्रक्रियाओं में कि स्वयंसेवक के दिमाग पर कोई पहले से पूर्व असर नहीं होता था कि हम राष्ट्रीय शिविर में सहभागिता करने जा रहे हैं या राज्य स्तरीय, उसे सिर्फ ये करना होता था तो उसे अपने आप को साबित करना होता था, बाकी काम तो एनएसएस ही कर देता था अपने आप ही। लेकिन आजकल बस ये थोड़ा सा फर्क आया, बच्चों को पहले से पता होता है, बच्चे अवेयर हैं कि हम नेशनल कैंप के लिए जा रहे हैं तो हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी तैयारी होती है हमेशा और आपको डटकर तैयारी करनी चाहिए जब भी आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिविरों की और एनएसएस के विभिन्न कैंप्स की, तो आपने काफ़ी सारे कैंप्स में खुद भी नेतृत्व प्राप्त किया है और कई सारे कैंप्स में नेतृत्व प्रदान भी किया है। इन कैंप्स की कोई यादें, कोई सुनहरी यादें? यादें तो ऐसा है कि मतलब मैं यदि अपना जीवन जितना अभी तक जो मैंने जीवन जिया है उसे मैं खंगालने बैठूंगी तो 99% वो एनएसएस से भरा हुआ है, उसमें 1% दुर्गा है जिसको 99% एनएसएस ने भरा है। हर कैंप की अपनी बहुत सारी यादें हैं। तुमसे बात कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कौन सा कैंप सुना दूँ और ऐसा लग रहा है बिल्कुल मतलब मानस स्तर पर वैसी स्मृतियाँ आ रही हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे बहुत हमेशा गौरवान्वित करती है, रोमांचित करती है और मुझे बहुत गर्वानुभूति कराती है जब हम आरडी के लिए दिल्ली पहुंचे थे और क्योंकि मैं एक बार प्री आरडी में मेरा नहीं हुआ था और दूसरी बार मेरा प्री आरडी हुआ और उसमें मुझे पता चला कि मैं मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर चयन होकर जा रही हूँ राजपथ पर चलने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हम लोग दिल्ली पहुंचे थे वो बस हमारे लिए सपना जैसा था, राहुल सर के वो शब्द याद आते थे कि राजपथ पर चलना है बस और कुछ नहीं करना। लेकिन जब मेरा वो सफर चालू हुआ दिल्ली में आरडी का, हमारे कैंप कमांडर सुभाष सर बहुत ज़्यादा टफ नेचर के थे, उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था। सुबह 4 साढ़े 4 से जब हमारी मशक्कत चालू होती थी रात में 10 बजे तक कैंप शेड्यूल को फॉलो करना। और उसमें भी सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरा बैकग्राउंड कभी भी एनसीसी का या स्काउट गाइड का कुछ भी ऐसा नहीं रहा। मैं एक फ्रेश एनएसएस की वॉलंटियर थी जिसने एनएसएस के दम पे आरडी किया और मेरा 7वें ही दिन मतलब मुख्य नेतृत्व के लिए चयन कर लिया गया था। ये मेरे आरडी नहीं, जो आरडी लीड करते हैं उसके मुख्य नेतृत्व के लिए 7वें ही दिन मेरा चयन कर लिया गया था। और वो क्षण मेरे लिए बहुत अच्छा था जब मुझे पता चला कि हाँ, मैं आगे के 4 लीड वॉलंटियर्स में चल सकती हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे तब तक हमें ये भी नहीं पता होता था कि एग्जैक्टली उन पोजीशंस के नाम क्या हैं। वो 4 आगे जो हैं हमारी 2-2 घंटे रिहर्सल अलग कराई जाती थी और 24 जनवरी को भी राजपथ पर जो फाइनल रिहर्सल होती है उसमें मैं ही राजपथ पर लीड करके आई थी। लेकिन ये सभी सीनियर्स जानते हैं कि ये दुर्भाग्य रहा कि पता नहीं कैसे और क्या वजह हुई कि 26 जनवरी की परेड को मैं मुख्य नेतृत्व की जगह दूसरे सेकेंड लीड पे आ गई थी और लेकिन नाम राजपथ पर फिर भी मेरा ही था। तो मुझे ऐसा लगा था कि उस समय मेरे साथ के लोगों ने जो अदर स्टेट के लोग थे, अच्छा ये अनुभव मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी आपको अंदर तक कुरेद देती हैं या कभी कभी आपके उसमें ना आपसी मतभेद हो जाते हैं, मतभेद में भी बदल जाते हो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि मुझे ऐसा लगा था मेरे लिए राजपथ पर चलना ही एक बहुत बड़ा सपना है।
बिल्कुल। और मैं उस सपने को पूरा कर रही हूँ और उस पर मैं अपने विश्वविद्यालय को वहाँ पर दूसरे नंबर पे जो नेतृत्व करूंगी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ स्टेट वाले बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते, तो उन्होंने बोला कि ये क्या करना है दुर्गा, कैसे क्या, वो सब बहुत अपसेट हो रहे थे। तो बस मुझे यही था कि नहीं, राजपथ पर चलना है और इस सपने को पूरा करना है। तो ये मेरे लिए मेरे सारे शिविरों में सबसे अलग तरह का अनुभव है कि जब मेरे दुख से बहुत सारे वॉलंटियर्स को दुख हुआ था, लेकिन मैं अपने विश्वविद्यालय के लिए ये खुशी कमा पाई थी कि हाँ, कुछ भी नहीं होने के बाद भी मैंने वहाँ पर अपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की ओर से सेकंड किया। तो ये मेरी बहुत अपने आप को साबित किया। अपने आप को साबित किया वहाँ पर। बिल्कुल। आप अपने महाविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ छात्रा रही हैं। बीए, एमए, बीएड, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य में प्रभाकर जैसी डिग्रियां आपके पास हैं और आप आज एक सशक्त एवं सफल नारी का उदाहरण हैं। इतनी सारी योग्यता होने के बाद भी आपने वर्तमान में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए कथक से एमए करने का निर्णय क्यों लिया? दरअसल वही है कि जब आप एक एनएसएस के वॉलंटियर बन जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ नॉट मी बट यू हो जाता है ना। आप मैं से हम में बदल जाते हैं और फिर ये हम कब समाज का हिस्सा बन जाता है आप कह नहीं सकते। मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का वर्ष रहा 2007 जब मेरी शादी हुई। एनएसएस के ऑलमोस्ट 2003 में एनएसएस मेरा जो औपचारिक एनएसएस था वो समाप्त हो चुका था। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी के कामों में हमेशा सम्मिलित रहे हैं और एनएसएस को हमेशा प्राथमिकता में रखा है। लेकिन 2003 से 2007 तक एनएसएस की बाहरी सभी गतिविधियों में सम्मिलित रहे, क्योंकि एमए हो गया था 2003 में मेरा कंप्लीट। और उसके बाद 2007 में मेरी शादी हुई। ये 3-4 साल मेरे लिए ये सोचने को थे कि एनएसएस में मैं बहुत स्वाभाविक रूप से, यदि आप किसी से अभी भी पूछेंगे पुराने वॉलंटियर से, तो सब आपको यही बोलेंगे कि यार सांस्कृतिक गतिविधियां हो तो दुर्गा का नाम सबसे ऊपर रखा जाता था। अच्छा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां क्या थी, उस समय हम उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जानते थे। हाँ, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें सीखी, हमने बहुत सारे लोगों से सीख के अपने कैंप किए। और लेकिन एनएसएस से जब हम निकल गए तो हमें लगा कि एनएसएस में व्यक्तित्व बना सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रस्तुति से। तो अब हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि यदि कल को कोई जूनियर हमारे सामने आ गया या एनएसएस का कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ गया, उसने पूछ लिया कि आपने सांस्कृतिक चीजों के लिए बहुत आपको आगे रखा जाता था, तो मुझे उस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। तो वर्ष 2007 में मेरी शादी हुई। ससुराल मेरा बहुत अच्छा है तो उन्होंने मुझे अनुमति दी। उसके बाद से मैंने ये अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की विधिवत शिक्षा आरंभ करी और मेरे जो गुरु ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जी रहे, जिन्हीं की कृपा से ये गुरु कृपा अकादमी आज मैं चला रही हूँ। तो फिर उनका आशीर्वाद रहा, धीरे धीरे ये संस्था फल फूल गई। आज पुराने भोपाल क्षेत्र में ये संस्था चल रही है क्योंकि मैं हमेशा से पुराने भोपाल में रही हूँ और मैंने महसूस किया है कि यहाँ के बच्चों को हमेशा ऐसे अपने शौक या अपनी रुचियों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो उनके वो शौक पूरे भी नहीं हो पाते क्योंकि माता पिता उन्हें अनुमति नहीं दे पाते। इसलिए मैंने इस पुराने भोपाल क्षेत्र में ये संस्था चालू करी और क्योंकि मैं खुद भी अभी स्टूडेंट ही रहना चाहती हूँ हमेशा, क्योंकि जब आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ के एक पद ले लेते हैं ना तो आप में एक दम्भ आ जाता है कि हाँ ठीक है, आप शायद हमें बहुत कुछ आ चुका है। तो मैं वो दम्भ कभी नहीं लेना चाहती। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं भी टीचर रहूँ, मैं स्टूडेंट भी रहूँ और मेरे साथ के जो मुझसे सीख रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट भी रहें, आगे बढ़कर वो टीचर भी बने। इसलिए फिर मैं अभी तक अपनी शिक्षा कथक में भी जारी रखी हुई हूँ और बहुत जल्दी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक आध एमए और करूँगी पढ़ाई में। बिल्कुल, मतलब आप में सीखने के साथ साथ सिखाने के साथ साथ सीखने की कला भी है और उसको आप निरंतर रखना चाहते हैं। आप गुरु कृपा संगीत कला अकादमी एवं वर्तिका सोशल एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी को पिछले 3 वर्षों से सफल रूप से संचालित कर रही हैं। इस संस्था की शुरुआत कैसे और किस उद्देश्य से हुई थी? जैसा मैंने अभी बताया कि जो मेरे गुरु थे ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह जी, वो अब सशरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये उन्हीं की प्रेरणा से अकादमी का निर्माण हुआ। दरअसल क्या है कि 2007 में जब मेरी शादी हुई तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरा कैरियर तब तक ऑलमोस्ट सेट था। मैं भोपाल की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था में काम कर रही हूँ एक शिक्षक के रूप में। तो मैंने संगीत सिर्फ एक शौक और एक रुचि और अपने आप में कुछ क्षमताएं और बढ़ाने के लिए सीखना चालू किया था। लेकिन मेरे गुरुजी का ये आदेश हुआ कि दुर्गा तुम्हें सीखने की क्षमता तो है ही है, लेकिन उसके साथ तुम्हें सिखाने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है वो हर व्यक्ति
व्यक्ति को सीखना चाहिए। और गुरुजी हमेशा उदाहरण देते थे साउथ के स्टेट्स का, कि वहाँ पर भले कोई प्रोफेशनल सिंगर ना बने या प्रोफेशनल ना बने इस फील्ड में, लेकिन हर व्यक्ति वहाँ सीखता है। हर घर में वहाँ शास्त्रीय संगीत या नृत्य की विधिवत शिक्षा ली जाती है। गुरुजी कहते थे इससे आत्मा का निर्माण होता है, इससे सोल बनता है। तो गुरुजी ने ये कहा कि पुराने भोपाल क्षेत्र में बहुत सारे स्लम एरिया भी हैं और बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। तो गुरुजी का ये मानना था कि जब हम किसी बच्चे का यदि हम आत्मा का निर्माण कर देते हैं तो उस बच्चे के पास भविष्य में बिगड़ने की सब संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, और यदि हमने उसको एक अच्छा इंसान बनने में सहायता कर दिया तो फिर शायद हम ये जीवन का बहुत बड़ा काम करेंगे। तो ये उन्हीं के आदेश पे संस्था रही जिसका नाम अपने गुरु कृपा संगीत और नृत्य कला अकादमी रखी, और ये अकादमी 9 वर्षों से संचालित है। 9 वर्ष। फिर चलते चलते ये रहा कि जब चलते जाते हैं किसी क्षेत्र में तो बहुत सारे और सहयोगी जुड़ते जाते हैं। फिर किसी ने धीरे से कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप एनजीओ भी रजिस्टर्ड करा लें, तो आप थोड़ा सा काम अपना व्यवस्थित कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर हमने वर्तिका सोशल एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड कराया। वर्तिका भी हमने इसीलिए नाम रखा कि वर्तिका का मतलब होता है दिए की जोत। और आप मेरा मोनो देखेंगे, लोगो देखेंगे वर्तिका का, तो सोसाइटी में जो स्त्री और पुरुष दो मूल रूप से जो मुख्य जेंडर होते हैं, तो हम सबके लिए काम करेंगे और सबके सोल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है छोटा सा। आपने जिस एनजीओ का जिक्र किया वर्टिका सोशल एवं कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, ये काम क्या करती है, या जो अपने स्लम बस्तियों में जिन कामों का वो काम क्या होते हैं, किस तरीके से समाज के विकास में योगदान देती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि अक्सर लोगों की मानसिकता यही होती है कि एनजीओ है तो चैरिटी वर्क होता है, और स्वाभाविक रूप से चैरिटी होती है हमारे एनजीओ में भी। और मेरा ये मानना है कि समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में समाज सेवा करता ही है। यदि वर्किंग वुमन है तो वो अपने हिसाब से अपने घर को देखती है, हाउस वाइफ है तो वो भी कहीं ना कहीं सब हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में समाज सेवा कर रहा होता है। और सारे एनजीओ की तरह हम भी बस्ती में जाते हैं, चैरिटी करते हैं, ये सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन वर्तिका का एक खास उद्देश्य ये है जो मेरे गुरुजी के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है कि हम जो स्लम एरिया होते हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष की बस्तियां होती हैं, हम उन बस्तियों में जाकर कभी कभी 1 महीने 2 महीने ऐसे हम प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। जैसे जब हमारे मासिक कोई प्रोजेक्ट चलते हैं मंथली, तो उसमें हम कोई भी फोक डांस ले लिया, ठीक है, या फिर कोई भी लोक नृत्य या लोकगीत ले लिया, या हमने कुछ भी संगीत से जुड़ी हुई लोक कलाओं की या शास्त्रीय कला की कोई भी एक छोटी सी चीज ले ली, जो हम उसे 1 या 2 महीने में उसका एक विस्तृत परिचय उनके बीच में रख सकें। तो हम कार्यशालाएं लेते हैं वहाँ पर ऐसे बच्चों की, और जब उन कार्यशालाओं का समापन हो जाता है उसके बाद हम बच्चों का वहीं पर एक छोटा सा कंपटीशन करवा लेते हैं, प्रतियोगिताएं करवा लेते हैं, और उसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उन्हें हम उनकी ज़रूरत के अनुसार जो भी उपहार हम देते हैं, आर्थिक सहायता वो भी करते हैं। और जो सारे बच्चे हमारी कार्यशाला के रहते हैं उन्हें सर्टिफिकेट्स देना, ट्रॉफी देना। अच्छा, कई लोगों का यहाँ ये भी प्रश्न रहता है कि गरीब बच्चे ट्रॉफीज का क्या करेंगे, या प्रमाण पत्र उनके लिए लाजमी नहीं है, इससे तो अच्छा आपने कभी भी कुछ खाने का दे। लेकिन मैं ये बात आपको बताऊं कि जब तक आप उन्हें किसी चीज का महत्व नहीं समझाएंगे, वो कैसे उस चीज का महत्व समझेंगे। आप हमेशा उनके बीच में जाते रहे और खुले रूप से उन्हें बांटते रहे तो उन्हें कभी भी मेहनत का महत्व समझ में नहीं आएगा। तो ट्रॉफी का मतलब ये नहीं है कि हम अपना समय और पैसा बचा लें। ट्रॉफी का मतलब ये है कि हम उनमें भी जिज्ञासा भरना चाह रहे हैं कि वो भी इस जो निम्न स्तरीय जीवन जी रहे हैं इससे अलग हटकर एक अच्छा जीवन की ओर प्रेरित अग्रसर हो सकते हैं। और लाइफ में इन साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी बहुत महत्व होता है जो आपको एक अच्छा जीवन स्तर देते हैं। इस कारण से हम सभी तरह की चैरिटी करते हैं, और स्पेशली तो हम प्रोजेक्ट चलाते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए या फिर इंडियन फोक आर्ट के लिए। अच्छा, आज के भारतीय नृत्य एवं संगीत पर पश्चिमी नृत्य एवं संगीत काफ़ी हावी है और युवाओं को रिमिक्स बहुत पसंद आते हैं। कईयों को तो लोक तथा शास्त्रीय गायन बोरिंग लगता है। ऐसी स्थिति में आप अपने विद्यार्थियों में तथा अन्य युवाओं को कैसे शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की विशालता के बारे में समझा पाती हैं, और आपके लिए कितना कठिन होता है? देखो, मुश्किल तो है थोड़ा, क्योंकि मैं सच्चाई बताऊं, जब तक मैं भी शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़ी, जैसे मैंने बताया, मैं अपने जीवन के कम से कम 20 वर्ष जीने के बाद शास्त्रीय संगीत से जुड़ पाई, या भारतीय जो मुख्य लोक कलाएं होती हैं उनसे जुड़ पाई। कॉलेज में जो हम करते हैं वो मूल रूप में नहीं होता, लेकिन जब मैं मूल रूप से जुड़ी तो मेरे जीवन के भी 20 वर्ष निकल चुके थे। अच्छा, मुझे भी वही लगता था, फिल्मी संगीत या शोर शराबे वाला संगीत,
लेकिन जब मैं इस चीज़ से जुड़ी और जब मैंने अपने गुरु के साथ बैठकर रियाज करना चालू करा, तो शुरू में कहीं ना कहीं एक बोरियत, एक मायूसियत मेरे ऊपर भी हावी होती थी। लेकिन क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत से जैसे जैसे जुड़ते गए, जैसे जैसे उसका प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल और जैसे जैसे थ्योरी दोनों चीजें कवर करते गए, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि पहले आप इसे समय दीजिए थोड़ा सा, चाहे आपका मन हो चाहे नहीं हो, फिर ये आपको अपने आप से अलग नहीं जाने देता कभी। ये हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की, हमारी लोक संगीत की सबसे बड़ी खासियत है। और क्योंकि इसमें जो राग होते हैं, जो स्वर स्वर होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के हर चीज से जुड़े होते हैं, आपके शरीर के तत्वों से जुड़े होते हैं, आप जो जीवन जी रहे हैं उससे जुड़ा होता है। हर राग का आपके जीवन की हर परिस्थितियों पर अलग असर होता है। तो जब आप उसकी गहराई में डूबते जाते हैं, तो ये तो मेरा जुड़ने का रहा कि मैं कैसे जुड़ गई पूरी तरीके से। लेकिन अब जो नए बच्चे मेरे सामने आते हैं, तुम समझ सकते हो कि जो बच्चे अच्छे घर परिवारों के है ना, जिनके पास सुविधाएं काफी हैं, जब उन बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो जो स्लम के बच्चे हैं, जिनके लिए मनोरंजन का मतलब ही ये है कि वहाँ का 4 साल का बच्चा भी सलमान खान का फैन होता है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को कैसे डाइवर्ट करना है, थोड़ा मेहनत तो लगती है। लेकिन हाँ वही है, एनएसएस ने वही बोला है, स्वयं सजग वसुंधरा सवार है, कि जब हमने किसी चीज का फायदा ले लिया है, लाभ ले लिया है, तब हमारा दायित्व है कि हमें समाज को वो देना है वापस। तो मैं तुम्हें अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। एक श्याम नगर बस्ती है यहाँ पर भोपाल में, एक्सीलेंस कॉलेज के पास, श्याम नगर और ईश्वर नगर, उसमें हम काम करते हैं। जब हमने वहाँ पर पहली दफा बैच लिया, समर कैंप में हमने वहाँ पर बैच लिया, हमारे सामने बच्चे आए, तो हमें पहले से पता था कि वो जो बेगर्स होते हैं उनके बच्चे हैं, और कुछ उनमें से जेब काटना वगैरह ऐसे, जिनके पेरेंट्स ऐसा काम भी करते हैं। तो हम तैयार थे मानसिक रूप से, और जब हमने बच्चों का चालू किया तो इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले, अपन यही चाहते हैं कि अपन उनको भी यही सिखाएं। तो जब हमने उनका इंट्रोडक्शन लिया, हमने एक बच्चे को खड़ा किया, हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने नाम बता दिया अपना बहुत अच्छे से। फिर हमने पूछा अच्छा बताओ तुम क्या करते हो, तो उसने साफ बोला कि मैं जेब काटता हूँ, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि मतलब उसको विधिवत ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज, जेब काटने की। तो जब आप ऐसे सामाजिक पहलुओं से रूबरू होते हैं ना, तो आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं फिर और भी दुगना हो जाता है। और आज यदि तुम हमारे साथ बस्ती के कुछ बच्चों को देखोगे, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो हमारे साथ कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हैं। और धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कह रहे कि एकदम से जादू हो जाता है, मैजिक हो जाता है, हाँ, लेकिन धीरे 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 वो समाज की मूल धारा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वो आपके स्वभाव को एकदम विनम्र कर देता है। आप मतलब कुछ उल जलूल या गलत इधर उधर सोचने के लायक ही नहीं बचते यदि आप अपने संगीत को चुन रहे हैं तो। बिल्कुल। तथा भारतीय संस्कृति को न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने में राष्ट्रीय सेवा योजना की क्या भूमिका रहेगी? राष्ट्रीय सेवा योजना हमेशा से समाज के सभी पहलुओं के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करती रही है। और वर्तमान समय में तुम देखोगे कि चाहे जिला स्तर हो, राज्य स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को आवश्यक रूप से याद किया जाता है। बहुत सारे वॉलेंटियर्स जो अभी लगातार पाठ्यक्रम में जुड़कर एनएसएस से काम कर रहे हैं, वो भी समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। या बहुत सारे वॉलेंटियर ऐसे जिन्हें मैं जानती हूँ, जो अब औपचारिक पाठ्यक्रम से अलग हो चुके हैं, पारिवारिक या सामाजिक जीवन जी रहे हैं, पर वो अभी उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एनएसएस के वॉलेंटियर रहे हैं। और जहाँ तक कि संस्कृति की बात आप कह रहे हैं, तो एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम कैंपों में जाते हैं, यदि हमारे लोकल कैंप है, जैसे इकाई स्तर का भी शिविर है, तो 4 बच्चे जो कॉलेज में कभी एक दूसरे से शायद नहीं मिलते, अलग अलग फैकल्टी के होते हैं, वो कैंप में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। और हो सकता है वो चारों कई बार अलग धर्म के हों, हो सकता है कई बार वो चारों अलग अलग सोसाइटीज को बिलोंग करते हो, तो उन चारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, चारों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और बाद में जाकर वो समाज में एक दूसरे से सीखी हुई चीजों को फैलाते हैं। ये बहुत छोटे स्तर की बात होगी। और यदि हम इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिविरों की बात करें, यूथ कन्वेंशन प्रोग्राम जैसे होते हैं, तो जब हम जैसे मैं एकात्मकता, राष्ट्रीय एकात्मकता शिविरों में मैंने सहभागिता की है, मैं पंजाब गई हूँ, तो मैंने वहाँ की संस्कृति देखी, वहाँ के लोगों के विचार रहन सहन देखा, महसूस किया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को एक दूसरे से मिलकर। सिर्फ ये तो एक उदाहरण हो गया, कई जगह कई संस्कृति के लोग एक साथ मिलते हैं, और बाद में आकर हम यही जो संस्कृति का आदान प्रदान होता है,
और इसे आकर जब एक यूथ अपने बीच के लोगों में या समाज की दूसरी जगहों पर इस चीज को प्रचारित करता है तो उससे एक बहुत सकारात्मक सोच का निर्माण होता है और उससे कहीं ना कहीं सामाजिक एकता और सुदृढ़ता का भी निर्माण होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने एनएसएस की इकाई शिविरों की बात की, तो शिविर का जो दिनचर्या होता है उसमें रात्रि के समय सांस्कृतिक डांस और गीत गायन और वो सारी चीज़ें जो भारतीय संस्कृति है या मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उनके डांस फॉर्म्स को दिखाया जाता है बच्चों के सामने, प्रेजेंट करने का एक मौका दिया जाता है। हम जब यूथ फेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पूरे देश से बच्चे आए होते हैं तो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक किसी दूसरे राज्य की संस्कृति को अपने राज्य में लाके और अपने लोगों के सामने। और एक इसका एक पहलू ये भी है कि ठीक है हम कैंपों में जा रहे हैं एक दूसरे की संस्कृति को जान रहे हैं और उस संस्कृति का आने के बाद उसके जो अच्छे पहलू हैं उन्हें प्रचारित कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी हमने कुछ एक क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक है तो आप ऐसा मत समझो कि उस पर पश्चिमी सभ्यता हावी नहीं है। कहीं ना कहीं कैंपों में जाने से पहले राष्ट्रीय सेवा योजना के कुछ स्वयंसेवक भी ऐसे होते हैं, लेकिन जब वो कैंपों में जाते हैं और जैसे तुमने बात करी कि सांस्कृतिक संध्या जब हम आयोजित करते हैं तो वो भी कहीं किसी कोने में किसी सीनियर से या फोन लगा के अपने किसी सीनियर से पूछ रहे होते हैं कि भैया भोजपुरी डांस आता है क्या, या भैया राजस्थानी डांस बता सकते हैं क्या, या दीदी आप मुझे हेल्प कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा मध्य प्रदेश का संस्कृति जाननी है या मध्य प्रदेश का कुछ प्रस्तुत करना है। तो तुम ये सोचो कि जो इतने कम समय में एक दिन में भी यदि कोई हमारी संस्कृति के लिए वापस लौट रहा है तो ये हमारी ये मतलब ये हमारे सांस्कृतिक उत्थान के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल सही। आप पिछले 20 वर्षों से एक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं और साथ ही साथ एक सफल समाज सेविका भी हैं। आप कैसे समाज सेवा और शिक्षिका दोनों ही कर्तव्यों को एक साथ संभालती हैं और इसी बीच में अपने परिवार को कैसे समय देती हैं? एक्चुअली क्या है कि मैं बताऊं इस मामले में मेरा थोड़ा सा सबसे रवैया भी अलग है और मेरी सोच और मेरे मतलब व्यक्त करने का तरीका भी अलग है। मैंने कभी ये माना ही नहीं कि मैं जिंदगी में 3 या 4 रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साथ बियर कर रही हूँ और मुझे कहीं कुछ परेशानी होने वाली है। मैंने अपनी पूरी राष्ट्रीय सेवा योजना की जिंदगी में एक चीज बहुत गहराई से सीखी है कि यदि आप अपने जीवन में व्यवस्थित होते हैं कामों को लेकर, विचारों को लेकर, तो आपके बहुत सारे काम वैसे ही सर जाते हैं। जैसे एनएसएस की दिनचर्या होती है, यदि आप 6 बजे नहीं उठ पाए तो आपको पता है आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मेरे जीवन के पिछले कम से कम कुछ नहीं तो गिरी पड़ी हालत में 25 से 26 साल मुझे ऐसे याद है कि जब मैं शायद ही सुबह कभी सो के उठने में लेट हुई हूँ या मैंने अपनी दिनचर्या में कोई बहुत बड़ा अव्यवस्था का काम किया हो, तो मुझे पता है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे वहाँ बच्चों को पढ़ाना है, मुझे पता है घर में भी मेरे बच्चे हैं और एक तो मेरी बेटी अभी हुई है 19 मार्च को, से हम लॉकडाउन बेबी भी कह सकते हैं कि पूरा तो घर में मुझे पता है। और इसी के साथ साथ मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि समाज के बाहर बहुत सारे कम से कम यदि मैं गिनती भी बताऊँ तो 10 बच्चे तो ऐसे होंगे मेरे इतने बच्चों में से जो ये बोल सकते हैं कि हाँ उनके माता पिता के बाद सबसे ज्यादा यदि कोई सोचेगा तो दुर्गा मैम उनके लिए सोचेगी। तो जब ये सारी खुशियाँ और इतना सारा आप अपने आसपास देखते हैं ना तो आपको ये कभी लगता ही नहीं है कि आप इतना सारा कुछ निभा रहे हैं, 4-4 5-5 जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाँ देखो ये भी बहुत साधारण सी बात है कि आप एक इंसान हैं, आपको मानव शरीर मिला है, कभी कभी कुछ चीजें बिगड़ती भी हैं, अव्यवस्थित भी होती हैं, लेकिन उनका कोई तनाव नहीं होता क्योंकि हर चीज में अप्स डाउन चलते रहते हैं, तो उनका कोई तनाव कभी लिया नहीं। कुछ समय के लिए यदि कोई चीज व्यवस्थित नहीं हो पाई है तो फिर नए सिरे से उसको जोड़ना चालू किया है और नए तरीके से उसको निभाना किया है। आप स्वयं एक